मम्मी जी, आपको अपने बेटे की शादी जीती जागती लड़की से नहीं बल्कि बेजुबान पुतले से कर देनी चाहिए थी, क्योंकि सजीव लड़की में तो उसका अपना दिल दिमाग होता है और वो आपके ना चाहते हुए भी अपने दिमाग से कभी ना कभी तो काम लेगी ही। सजीव लड़की के सीने में दिल भी धड़कता है, उसमें भावनाएं भी उमड़ती हैं, पर आपके अनुसार तो बहू को अपना दिल दिमाग तो कभी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। हमेशा आपके अनुसार ही चीजें होनी चाहिए। आपको तो किसी की सलाह तक सुनना पसंद नहीं। आपको तो सारा नियंत्रण अपने हाथों में ही रखना है। आप चाहती हैं बहू बेटा अपनी इच्छा से कोई काम ही ना करे। माँ जी, मैं आपके सम्मान के कारण इतने सालों तक चुप रही, पर आपने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया है। पर अब बस, मैं आपकी गुलामी करने को अब तैयार नहीं हूँ। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाएं तभी ताउम्र चलते हैं, पर हमारी गृहस्थी में तो केवल आप ही आप हैं। अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रख दिया है हमें। आपके अनुसार तो सांस भी हमें आपसे पूछ कर लेनी चाहिए। माया ने गुस्से से लाल पीले होते हुए अपने सब्र का बांध आज तोड़ दिया। ऐसा मैंने क्या कह दिया बहू, जो तुम बड़े छोटे का लिहाज छोड़ हल्केपन पे उतर आई? भूल गई है याद दिलाऊं कि मैं तुम्हारी सास हूं। मुझसे तुम इस लहजे में बात नहीं कर सकती। माया की सास निर्मला जी झल्लाहट के साथ बोली, हाँ, मुझे अच्छे से याद है, आप मेरी सास हैं और मैं आपकी बहू, पर आपने तो मुझे कभी बहू समझा ही नहीं। अगर आपने मुझे घर की बहू, आपके बेटे की पत्नी समझा होता तो आप मुझसे सम्मानजनक व्यवहार करती। मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, पर आज भी घर की सत्ता आपके हाथों में है। सत्ता परिवर्तन तो आप चाहती ही नहीं है। अरे 17 साल कोई कम नहीं होते। मैं भी कुशलता से घर परिवार चला सकती हूँ, पर आप चलाने दें तब ना। आप सो रही थी, हमारी काम वाली शांति ने मुझसे 2000 रुपए एडवांस मांगे। आपको तो पता है उसकी ननद की बेटी की शादी है, उसे भी तो ननद के यहाँ शगुन करना होगा। आने जाने का खर्चा, कपड़े वगैरह उसे भी तो रीति रिवाज अनुसार देने पड़ेंगे। तो मैंने उसकी जरूरत समझ उसे पैसे दे दिए। वैसे भी उसने एडवांस मांगा था। महीना खत्म होने में हफ्ता भर तो रह गया है। पुरानी भरोसेमंद काम वाली है। पैसे देकर मैंने कौन सी गलती कर डाली जो आप मुझ पर चिल्ला रही थी? आप मुझ पर बेवजह चिल्लाने लगी कि आपकी परमिशन के बगैर मैंने काम वाली को पैसे दिए तो दिए कैसे? अब 17 साल में इतना छोटा डिसीजन तो अपनी मर्जी से ले ही सकती हो ना। इससे आपके सम्मान में कहाँ कमी आई? अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ सिखाया नहीं है क्या? बड़ों से परमिशन का रिवाज हमारे संस्कारों में है। निर्मला जी बोली, बड़ों से परमिशन का रिवाज हमारे संस्कारों में है, लेकिन केवल बड़ों का मान रखने के लिए। अगर बड़े इसका गलत फायदा उठा रहे हो तो ये गलत बात है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। माया इतना बोलकर अपने कमरे में चली गई। आज उसने पिछले 17 सालों से सीने में दबा गुबार बाहर निकाला था। माया के ससुराल में पति अनिकेत, सास निर्मला जी, ससुर दिनेश जी, 2 शादीशुदा ननदें और 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी थे। दोनों बच्चे किशोरावस्था के थे। निर्मला जी एक तेज तर्रार चतुर महिला थी। उन्होंने अपने गोरे रंग व सुंदरता से अपने पति को अपने वश में कर रखा था। शादी होते ही निर्मला जी ने तरह तरह के पैंतरे आजमाते हुए ससुराल में अपनी धाक जमा ली थी। क्योंकि उनके पति पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में थे, उन्होंने अब अपनी सास को भी किनारे कर दिया था। निर्मला जी की सास बेहद सीधी सादी महिला थी। वो भी अपने बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए चुपचाप निर्मला जी के कहे अनुसार रहती। निर्मला जी की सास अपने बेटे से कभी भी बहू की बुराई नहीं करती थी। निर्मला जी के काम में भी दखल नहीं देती थी, ताकि घर में शांति बनी रहे। इसी बात का फायदा उन्होंने उठाया और घर की सत्ता अपने कब्जे में कर ली। ये सिलसिला अब तक बरकरार था। निर्मला जी ने अपने बेटे अनिकेत की शादी भी माया से काफी सोच समझ कर की थी। एक शादी समारोह में वो पहली बार माया और उसके परिवार से मिली थी। माया देखने में सामान्य रंग रूप की थी। पूरी शादी में माया अपने दादा दादी का विशेष ध्यान रख रही थी। समय समय पर उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रही थी। सभी से आत्मीयता से मिल रही थी। पहनने ओढ़ने उठने बैठने से शांत स्वभाव की और संस्कारी नजर आ रही थी। फिर क्या था, निर्मला जी लग गई माया को अपने घर की बहू बनाने। माया को देखकर उन्हें लगा ये भी उनकी सास की तरह संस्कारों से बंधी सीधी सादी है। उनकी सत्ता को आंच नहीं आएगी, उनका सिंहासन नहीं हिलेगा। निर्मला जी के तेज तर्रार स्वभाव के साथ एडजस्ट करने के लिए माया उन्हें एकदम परफेक्ट लगी। निर्मला जी के पति दिनेश जी बैंक की सेवा से रिटायर हो चुके थे। उन्हें अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। पैसा, आज्ञाकारी बेटा बहू, बेटियां ससुराल में सुखी। निर्मला जी की तो 5 उंगलियां घी में थी, यानी हर तरफ से लाभ ही लाभ। ससुराल आते ही निर्मला जी ने माया पर शुरू से ही सख्ती रखी। पति अनिकेत भी हमेशा उससे यही कहता।
माँ है वो मेरी, हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगी। बहुत काबिलियत है मेरी माँ में। घर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े निर्णय सिर्फ और सिर्फ निर्मला जी ही ले सकती थी। उनकी हाँ को कोई ना में नहीं बदल सकता था और ना ही ना को हाँ में। धीरे धीरे माया को निर्मला जी का व्यक्तित्व समझ आने लगा, लेकिन वो हंसती खेलती लड़की से बेजान मुरझाई महिला बन चुकी थी। उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं बचा था। माया के खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक के सारे निर्णय निर्मला जी ही लेती। पति के साथ माया को बाहर जाना है या नहीं, ये भी निर्मला जी ही डिसाइड करती। हनीमून पर बेटा बहू अकेले नहीं जाएंगे, दोनों बहनों का परिवार भी साथ चलेगा, ये भी निर्मला जी ने ही निर्णय लिया था। निर्मला जी के पति के पास अपनी कार थी, लेकिन बेटा बहू को घुमाने के लिए उस कार का उपयोग नहीं कर सकता था, ये भी निर्मला जी का निर्णय था। जब बेटे ने अपने लिए नई कार लेने का सुझाव दिया, तब भी बेटा बहू की पसंद को ना मानते हुए निर्मला जी और उनके पति ने अपनी ही पसंद की कार फाइनल की। कार के रंग व डिजाइन किसी में भी निर्मला जी ने समझौता नहीं किया। यहाँ भी बहू की पसंद को जरा सा भी महत्व नहीं दिया गया। माया अपने ही घर में शादी के इतने सालों बाद भी सहज महसूस नहीं करती थी। उसकी सास सुबह सुबह हाथ में जप की माला लेकर बैठ जाती, लेकिन आंखों पर चढ़े मोटे मोटे चश्मे से माया की हर गतिविधि पर नजर रखती। अपने हाथों में बेलन, करछी, चाकू पकड़ना तो उन्होंने बहू के आते ही छोड़ दिया था, पर रसोई घर में क्या बनेगा क्या नहीं, इसका निर्णय अब भी निर्मला जी के हाथों में ही था। माया सबकी पसंद का खाना बनाती, पर उसे खुद की पसंद का खाना बनाने की परमिशन भी नहीं थी। माया को मोबाइल फोन रखने की इजाजत भी 1-2 साल पहले ही मिली थी। एक बार अनिकेत ने निर्मला जी से कहा था, माँ अब तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, माया को भी मोबाइल दिलवा देता हूँ, उसे सुविधा हो जाएगी। बच्चों के काम से उसे बाहर आना जाना पड़ता ही है, घर के भी कितने काम होते हैं जो उसे बाहर जाकर करने होते हैं, मोबाइल रखने से आसानी हो जाएगी। अब तो आपके पास भी मोबाइल है। मेरी बात अलग है, बहू को क्या जरूरत है मोबाइल फोन की? बेकार में 5-7 हजार का मोबाइल खरीदो, फिर हर महीने रिचार्ज का खर्चा अलग। मैं तो मोबाइल में धार्मिक कार्यक्रम देखकर अपना समय बिताती हूँ। तेरे पापा तो टीवी से चिपके रहते हैं, तो मुझे भी तो अपने मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए ना। बहू को मोबाइल दिलाने से वो घर के काम छोड़कर मोबाइल में ही लगी रहेगी। ऐसा बोल बोल कर निर्मला जी हर बार माया का मोबाइल खरीदने का प्रोग्राम कैंसिल करवा देती। घर में एक लैंडलाइन फोन था, उसी पर माया के मायके से फोन आता, पर वो सास ससुर की मौजूदगी में मायके वालों से खुलकर बात भी नहीं कर पाती थी। वैसे भी निर्मला जी उसे बात करने का मौका ही कहाँ देती थी। माया के मायके से फोन आने पर निर्मला जी कहती, माया अभी व्यस्त है, रोटी बना रही है। कभी कहती छत पर से कपड़े उतारने गई है, कभी कहती माया सो रही है। वो माया को फोन ही नहीं देती थी। माया राशन का सामान लिखती तो उसमें भी निर्मला जी माया की जरूरत की चीजों को हटवा देती। अरे नीम साबुन क्यों लिखा है, और ये मूंगफली 1 किलो क्यों लिखी है, आधा किलो मूंगफली ही काफी होती है। निर्मला जी कहती, मुझे मुहासे हो रहे हैं ना, इसलिए नीम साबुन लिखा, और मुझे मूंगफली पसंद है, इसे कई तरह की रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। माया कहती, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इतना सामान लिख दिया। माया को तो खाने पीने में भी संतुष्टि नहीं थी, उसमें भी हर तरह से निर्मला जी रोक लगाती थी। निर्मला जी माया पर अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने में भी रोक टोक लगाती थी। अरे माया, तुम्हारी ननद ने अपने बच्चों के कपड़े भेजे हैं, तुम्हारी डॉली और अंश के लिए अच्छी हालत में कपड़े हैं, अब बेकार में नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत। निर्मला जी कहती, माँ जी भाई बहन के कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, पर साथ में नए कपड़े भी बच्चों को दिलवाने में क्या आपत्ति है। माया धीरे से कहती, पर होता वही जो निर्मला जी चाहती, हर बात पर अपनी ही चलाती, दूसरों की भावनाओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। दबे स्वर में कई बार माया ने अनिकेत से कहा, कहीं हमें अलग घर की जरूरत ना पड़ जाए। अब बहू माया बगावत पर उतर आई थी। निर्मला जी का पारा माया की कही गई बातों से चढ़ा हुआ था। अगले दिन जब अनिकेत ऑफिस से आते ही अपने पिता से कहता है, अरे पापा जी, मैंने गणेश चतुर्थी के उत्सव के लिए सोसाइटी में चंदा दे दिया। वो मैं घर के बाहर गाड़ी पार्क कर ही रहा था कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मिल गए। वे गणेश उत्सव के लिए चंदे की मांग करने लगे। मैंने आपके नाम से 2100 रुपए दे दिए। अनिकेत ने कहा, अरे पहले मुझसे पूछ तो लेते कितना चंदा देना है, हर साल तो हम 1100 चंदा देते हैं, तो 2100 रुपए करने की क्या जरूरत है। लगता है अब तुम लोगों के जीवन में हमारा कोई महत्व नहीं है, अपनी मनमर्जी चलाने लगे हो।
अनिकेत के पिता दिनेश जी बोले, अरे पापा, अब इसमें मनमर्जी चलाने वाली कौन सी बात हो गई? महंगाई कितनी बढ़ गई है। गणेश मूर्ति, डेकोरेशन का सामान, प्रसाद, 10 दिनों का चाय नाश्ता, इतना तो जरूरी था देना। और बेटी डॉली 10वीं में 98% मार्क्स से पास हुई है, तो इस बात की खुशी भी थी। तो खुशी भेंट 2100 रुपये दे दिए मैंने। अब क्या इतना छोटा सा डिसीजन भी मैं नहीं ले सकता? अनिकेत ने अपने पिता से कहा, हाँ, तू भी अब बहू के पद चिन्हों पर चलने लगा है। हम तो अब बेजान फर्नीचर की तरह रह गए हैं इस घर में। पर याद रखना बेटा, ये घर हमारा है, यहाँ हमारे नियम कानून ही चलेंगे। निर्मला जी ने बड़ी कठोरता से कहा, आप लोगों के साथ रहना हमारी मजबूरी या स्वार्थ नहीं, बल्कि आप लोगों के प्रति हमारा फर्ज है, जो हम चुपचाप निभा रहे हैं, ताकि आप लोग उम्र के इस पड़ाव में बेटे बहू की सेवा से वंचित ना रहें। घर टूटने पर हर बार बेटे बहू को दोष दिया जाता है, लेकिन कई परिस्थितियों में बड़े बुजुर्गों की जिद, कठोरता और सत्ता से प्रेम भी घर टूटने का कारण होते हैं। अनिकेत ने कहा, माता पिता के मनोपली वाले रवैये से माता पिता और बेटे बहू के बीच खाई पैदा हो गई थी। माता पिता ने अपनी जिंदगी तो अपने हिसाब से जी ली, और अब बेटे बहू की जिंदगी को भी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। यही असली समस्या थी। कुछ दिनों बाद माया की बेटी डॉली कहती है, दादी के कहे अनुसार 11th क्लास में मैंने आर्ट सब्जेक्ट ले लिया था, पर अब मैं मैथ साइंस सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में मैथ साइंस पढ़ाने वाले अच्छे टीचर नहीं हैं, इसलिए मैं स्कूल भी चेंज करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कह रही हो साइंटिस्ट बनोगी? पहले गोल रोटी तो बनाना सीख जाओ, फिर चंद्रमा की गोलाई नापना। पता भी है साइंटिस्ट की पढ़ाई करने में कितने पैसे लगते हैं। ज्यादा हवा में ना उड़ो, BA MA करो और ससुराल जाओ। निर्मला जी ने पोती का मनोबल कम करते हुए कहा, बस माँ जी, बस। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हम आपसे पैसे नहीं मांगने वाले। कम से कम उसे तो अपने फैसले लेने दीजिए। इतना दखल देने से आपको क्या मिलता है? सबका अपना एक वजूद होता है, अपनी जिंदगी है। हम सब ईश्वर के बंदे हैं, अपनी यात्रा पर हैं। सही गलत बताइए, आपका हक है, लेकिन हर बात में आप ही सही हो और आपकी ही बात मानी जाए, ये सही नहीं है। आप अपनी राय दीजिए, लेकिन निर्णय हमें लेने दीजिए। अच्छे निर्णय आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और खराब निर्णय सिखाते हैं। अब तो आप लोग समय का आदर करें, सत्ता का मुंह छोड़ दें। माया ने कहा, हाँ, शायद बहू सही कह रही है। अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। अब हमें भी बेटे बहू को उनका घर संसार और जिम्मेदारी संभालने देनी चाहिए। जैसे मेरी माँ ने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें हमारे हिसाब से निर्णय लेने की आजादी दी थी। दिनेश जी ने स्थिति को समझते हुए कहा। इसके बाद से सीधे तौर पर निर्मला जी ने अपनी गलती मानी तो नहीं, पर जरूरत से ज्यादा हर बात में दखल देने से बचने लगी। अपने बेटे बहू को स्पेस देने लगी, क्योंकि वो भी अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। दोस्तों, माता पिता को अपने बच्चों के जीवन में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में घुटन पैदा होती है। बात का बतंगड़ बनाने से बचे। जीवन उनका है, जीने की जिम्मेदारी उनकी है, और उससे जुड़े नुकसान फायदे भी उनके ही हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।